तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसके बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या होते हैं इन यौगिकों के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो यौगिक होते हैं ये कैसे किस रूप में आपको मिलते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि किस स्टेट में यह क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या किस रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये तीनों ही रूपों में पाए जाते हैं। मतलब ये आपके सॉलिड भी होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही स्टेट में ये पाए जाएंगे। तो सॉलिड में कौन से होंगे, देखो शुगर तो आपको पता होगा, शुगर क्या होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना। तो जो शुगर है, ठीक है, शुगर है C12H22O11, ये भी क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है ना, सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन किस रूप में है, सॉलिड रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है। उसी तरह होता है आपका यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH2CO NH2। तो ये जो यूरिया है ये भी किस में पाया जाता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें इसके, जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तो आपने विलायकों में पढ़ा होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा बेंजीन पता होगा आपको, है ना, बेंजीन पता होगा C6H6, ये बेंजीन है। इसके अलावा जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल होता है या डीजल होता है, तो ये भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स ये भी कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसियस फॉर्म में भी, तो गैस में अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे ना, जैसे H2 है, हाइड्रोजन है, Cl2 है, ये क्या है, ये गैसेस तो है, या फिर मीथेन है, CH4, ये भी क्या है, गैसेस। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये आपके तीनों ही रूपों में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो होगा मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि ये दोनों एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में होता है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है वीक फोर्स। कैसा होता है, वीक फोर्स। ठीक है, ये वीक फोर्स है। और क्योंकि हमने जो आयनिक यौगिक पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो हमने पढ़े थे, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हुआ करते थे। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये वीक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि इनके मध्य जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो बॉन्ड बना होता है, वो कैसा होता है, वीक होता है ना, वीक होता है। तो वीक होगा तो आपको क्या लगता है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो बहुत कम एनर्जी पे ही इसका जो बॉन्ड है, क्योंकि वीक है तो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करके, एब्जॉर्ब करके, बहुत कम एनर्जी से ही यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड, और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, शुगर को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे और बॉइलिंग पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, लो होंगे। क्यों, ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, नंबर थर्ड हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता, है ना, सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता। तो ये किसमें विलेय होंगे, किसमें नहीं होंगे। आयनिक यौगिकों में भी ये मैंने बात समझाई थी आपको। कौन सी बात, एक कोट याद रखने के लिए कहा था आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, मतलब जो जैसा होगा वैसे में ही डिसॉल्व होगा। तो ये जितने भी जो यौगिक होते हैं, कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं नॉन पोलर। ठीक है भाई,
ये क्या होते हैं आपके नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब इनके मध्य में कोई भी क्या नहीं होता, बॉन्ड क्या नहीं होता, पोल क्रिएट नहीं होता है। ठीक, तो जो पोल क्रिएट नहीं होगा, नॉन पोलर होंगे, तो ये क्या होंगे, नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, है ना, C6H6 बेंजीन, तो इन्हीं में क्या होंगे, ये डिसॉल्व होंगे। और वाटर में ये क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं या बहुत कम कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होंगे। इसके अलावा ये किस में डिसॉल्व होंगे, आपके नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम इसका जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ सकते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो बच्चों मैंने कंडक्टिविटी में आपको बताया होगा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है। दो रीज़न बताए थे मैंने, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण और दूसरा किसके कारण, आयंस के कारण। तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, किसमें, ग्रेफाइट में होती है ना। ग्रेफाइट क्या होता है, एक कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है कार्बन का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू वन फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो रीज़न था वो था आयंस, तो इसमें आयंस भी नहीं पाए जाते, है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, आयनिक बंध तो है नहीं, है ना, तो ये क्या होता है आपका, इसमें आयंस भी नहीं पाए जाते, है ना। तो अगर आप इसको क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड को अगर आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो, तो मेल्ट होने पर भी या मॉल्टेन स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में या फिर गलित अवस्था में भी इसमें क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं बन रहे हैं। समझ में आ गया। तो कंडक्टिविटी, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसके रिएक्शंस कैसे होंगे, तो इसमें होते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसमें होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, हमने आयनिक यौगिकों में क्या पढ़ा था, उनमें आयनिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब दो आयंस को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, वो तुरंत किस में टूट जाता है, आयंस में। और जब आयंस में टूटेगा तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में ऐड हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, क्योंकि इनके जितने भी बॉन्ड होते हैं ना, वो बॉन्ड कैसे होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हैं तो ये वीक हैं, तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एक कंज्यूम करेगा, तब वो बॉन्ड टूटेगा, है ना, तब वो बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये रिएक्शंस होंगी ये थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज RCl, R क्या है, कोई भी CH3 C2H5 हो सकता है यहाँ पे, तो RCl एक क्या है, यौगिक है। ठीक, इसका सपोज हम क्या करते हैं, वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में। ठीक है, RCl या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आयंस तो बनेंगे नहीं, है ना, तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जब इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये जो H है ये H प्लस के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे यह क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइनस बना के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो Cl है, H है, वो किसके साथ, Cl के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो R पॉजिटिव था ये यहाँ पे क्या कहा था, O निगेटिव हो जाएगा, तो ROH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड ही बना है। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा आपका HCl, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड बना है, इनके मध्य भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो क्योंकि इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, इन रिएक्शन में बॉन्ड को टूटने में एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, तो ये क्या कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन नहीं होती है, ये कैसी होती हैं बच्चों, ये होती हैं आपकी स्लो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं 6, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है। तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये होते हैं डायरेक्शनल, क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर, मतलब बॉन्ड का क्या होगा, डायरेक्शनल नेचर होगा, किसका, बॉन्ड का। ठीक है भाई,
तो डायरेक्शनल नेचर, तो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन क्या करता है, जैसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के नाभिक से क्या हो रखे हैं, मतलब इनका जो दो नाभिक आपस में, दो नाभिक न्यूक्लियस के मध्य क्या है, ये फोर्स है एक, है ना, फोर्स है। ये फोर्स ही तो है जो शेयरिंग से बना हुआ है ना, क्या फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के मध्य में इनकी डायरेक्शन होती है, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। और जैसे हम किसकी बात कर रहे थे, आयनिक यौगिक जब हम पढ़ रहे थे, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर निगेटिव किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है बच्चों, तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा डिटेल में, और बस उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।